नारीवाद 20वीं शताब्दी में नारीवाद का आरंभ 1960 में साइमन डी बुइस की पुस्तक सेकंड सेक्स के विचारों से हुई थी। ये तो आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि डी बुइस जो थे 1960 में आए थे और उन्होंने नारीवाद के बारे में बहुत कुछ बताया था। नारीवाद देखिए बच्चों, सामाजिक रूप में अगर हम देखें तो समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें ये रात दिन कहते रहते हैं कि नारी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारी बहुत कुछ कर सकती है, समाज को सुधार सकती है, समाज को एक नया रूप दे सकती है, एक नया सृजन कर सकती है। उसी प्रकार से राजनीतिक रूप में भी और आर्थिक आधार पर वह किसी प्रकार का व्यवसाय, नौकरी, ठीक है, कर सकती है। और नारी की स्वतंत्रता के लिए ये बातें बड़ी परम आवश्यक हैं। यदि हम सामाजिक अधिकार पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होंगे तो उन्हें समाज में स्थिरीकरण ऊंचा स्थान पर प्राप्त नहीं मिल सकता। जब तक पुरुष वर्ग समाज में स्त्रियों को पर्याप्त रूप से सम्मान प्राप्त नहीं देंगे, तब तक उनका स्तर ऊंचा नहीं होगा। वो उनको बराबर का हक अगर देते हैं तो भी उनका बहुत सारा स्थिरीकरण ऊंचा होगा। इसी प्रकार आर्थिक अधिकारों का न होना भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं, जो उन्हें प्राप्त नहीं होनी चाहिए थी। नारीवाद का तर्क है कि यदि नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी तो वह अपना अस्तित्व हासिल नहीं कर पा सकती है। पहले के समय में देखें 1950 से पहले में ही सारा कार्य करती थी और वो बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अब स्थिति और परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। नारी आत्मनिर्भर है और वह अपना सब व्यवसाय, नौकरी अपने आप करती है। इसी प्रकार राजनीतिक अधिकारों के बिना भी नारी का अस्तित्व हासिल नहीं किया जा सकता। राजनीतिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक रूप में भी विधायक, सांसद, बहुत सारे पदों पर नारियों की स्थिति अच्छी हो गई है। राजनीतिक अधिकार एक प्रकार का आधारभूत अधिकार है जिसके न होने पर आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का अर्थ था नारीवाद का। अब हम नारीवाद की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। नंबर 1 है समान अधिकार तथा समान अवसर। देखिए इसमें क्या है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए जाएं। देखिए आज हमारे विश्व में ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्रों में ही नारियों को सम्मान दिया जा रहा है और उन्हें समान अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। तो देखिए नारीवाद के जो विचारक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सभी अधिकार उन्हें जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नारियों का उत्थान नहीं होगा। स्त्रियों को पुरुषों के समान अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करने अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, संपत्ति रखने व विवाह व तलाक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो देखिए पुरुषों के समान अपना स्वतंत्र जीवन है। आज वो कोई भी व्यवसाय कर सकती हैं, किसी भी संपत्ति को अपना वो कर सकती हैं। संपत्ति जब खरीदते हैं अपन तो उसमें भी उनको छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण ज़्यादातर जो संपत्तियां होती हैं वो महिलाओं के नाम पे की जाती है। और अगर कोई स्त्री परेशान है तो वो अपनी तलाक रखने का अधिकार, अपनी नई विवाह करने का अधिकार रखती है और अपनी रुचि के अनुसार ही वो किसी भी व्यवसाय को अपना सकती है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में भी मताधिकार का प्रयोग करने आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं और 18 वर्ष से लेके जब तक हमारी लाइफ है तब तक हम वोट डाल सकते हैं। तो इसका भी अधिकार हमें गवर्नमेंट ने दिया है। इसका भी अधिकार हमें किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है।
तो देखिए बीच में हम रुक गए थे, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं कि पुरुषों का स्त्रियों पर प्रभुत्व बना रहे, लड़कियों की सेकंड पॉइंट लेंगे अब हम परिवार की संस्था का विरोध। देखिए परिवार की संस्था को महिलाओं की अधीनता एवं उत्पीड़न का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जब महिलाएं ज़्यादातर परिवार में रहती हैं और एक ही घर में रहती हैं, इतना ही नहीं परिवार में बच्चों का इस सामाजिकरण भी इसी प्रकार से होता है। सामाजिकरण का मीन्स है कि समाज के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम व्यापक रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसे सामाजिकरण कह सकते हैं, कि पुरुष का स्त्री पर प्रभुत्व बना रहे। आज पुराने समय में पुरुष चाहते थे कि स्त्रियां बाहर ना निकले और उनका प्रभुत्व बना रहे, वही सारा बाहर का वर्क करें, स्त्रियां एक किसी भी वर्क को ना कर पाएँ। लेकिन लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को परिवार द्वारा भी प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है। आप सभी जानते होंगे कि भाइयों और बहनों में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है वह लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। लड़के होने पर सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन समय परिस्थिति बदल गई हैं और इसके कारण आज लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि वो रोज़गार प्राप्त करने में और रोज़गार हासिल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा बच्चों, बालकों की सार्वजनिक देखभाल। कुछ नारीवादों के समर्थकों का मानना है कि बच्चों का लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए, जैसे कि जो सोवियत संघ रूस है, चीन है, या जो मार्क्सवादी प्रभाव में से प्रभावित हैं, वह समर्थक कहते हैं कि जो लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी है वो सरकार की होनी चाहिए। उसी प्रकार और अन्य देशों में लोग कहते हैं कि नारीवाद के मानना है कि बच्चों का जो लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो समाज की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज अपना वर्क करता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी किसको सौंप दी जाती है? महिलाओं को सौंप दी जाती है। इससे वो अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र को किसी भी प्रकार से नहीं देख पाती हैं। महिला प्रसूति गृह एवं बाल पोषण गृहों तथा शिशुओं के उपचार के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये केवल जो बना रखे हैं महिला प्रसूति गृह या बाल पोषण गृह या शिशुओं के उपचार के लिए गृह बना रखे हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से नहीं हैं। इससे बच्चों का लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? ज़्यादातर महिलाओं की हो जाती है। इसमें बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रशिक्षित नर्सों द्वारा सामूहिक रूप से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है लैंगिक स्वतंत्रता, सेक्सुअल फ्रीडम। कुछ उग्र नारीवादियों की मान्यता है कि काम वासना की पूर्ति के लिए एवं निजी पूर्ति के लिए, जिससे समाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि दूसरे को कोई नुकसान न पहुंचे। अतः स्त्रियों को अपनी स्वेच्छा अनुसार यौन संबंध जोड़ने व तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, ये लैंगिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि नारीवादियों की मान्यता ये है कि समाज के अगर किसी स्त्री की शादी हो जाती है तो वो वहीं रहे और कहीं भी संबंध तोड़ने व जोड़ने की उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाए। ठीक है, पांचवा पॉइंट है स्त्रियों की आर्थिक व स्वनिर्भरता। देखिए, स्त्रियों की आर्थिक व स्वनिर्भरता कब उत्पन्न होगी? जब वह अंदर से सक्षम होगी। जब उसका पुरुष वर्ग उसका क्या देगा? प्रेफरेंस साथ देगा। स्त्री पर पुरुष के प्रभुत्व का मुख्य कारण है कि पुरुष स्त्रियों को आर्थिक निर्भरता। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि अगर हम आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो वो हमारा शोषण भी कर सकता है और हमें परेशान भी कर सकता है। यदि हम आर्थिक रूप से अपने आप में निर्भर हैं तो
हम ना तो शोषण के शिकार होंगे न निर्भर होंगे। उसी प्रकार स्त्रियां हैं, यदि स्त्री शिक्षित करके हम आर्थिक रूप से आत्मसम्मान या आत्मनिर्भर बना देंगे तो हमें पुरुषों पर जो आश्रिता है वो नहीं रहना पड़ेगा, तथा वे स्वतंत्रता पूर्वक अपना क्या कर पाएंगी, जीवन यापन कर पाएंगी। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षित करके उन्हें उद्योग धंधों तथा नौकरी व अन्य व्यवसाय जैसे डॉक्टरी है, वकालत है, इंजीनियर है आदि करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। आज महिलाएं बहुत मात्रा में या बहुत संख्या में उद्योग धंधों व नौकरी व व्यवसाय करती हैं। डॉक्टर भी करती हैं, वकालत भी करती हैं, इंजीनियर भी करती हैं और अपने आप को बहुत सक्षम बना रखा है। ठीक है। पितृ प्रधान 6 पॉइंट है, पितृ प्रधान का विरोध। ठीक है। पितृ प्रधान का विरोध का मतलब है पितृ ही सबसे बड़ा प्रधान होना चाहिए, यानी पुरुष ही क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पितृ प्रधान समाज होगा तो हमारा समाज क्या होगा, स्त्रियों की कोई भी वो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। इसी कारण पितृ अगर सम्मान नहीं करेगा तो स्त्रियों का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और उनके साथ में दुर्व्यवहार होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। और पितृ प्रधान समाज यानी पुरुष प्रधान समाज की स्थापित हो जाएगी। तथा जैसे हम केरल में देखते हैं, वहाँ नारियों के नाम से ही सारे काम होते हैं। आज गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं जो चला रही है, जैसे जन धन योजना है, तो वो नारियों के नाम से ही चल रही है। बहुत सारी योजनाओं को हम क्या कर रहे हैं, स्त्रियों के नाम से चला रहे हैं, उसमें उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। आरक्षण भी दे रहे हैं, जैसे महिला आरक्षण की बात करते हैं। तो हम पितृ प्रधान का विरोध करते हैं और पितृ प्रधान को ही हम स्त्रियों के शोषण व दमन का दुर्व्यवहार का कारण माना जाता है। पितृ प्रधान समाज में पुरुष स्थिति अपनी प्रधानता स्थापित करता है तथा उसे निर्देश देता है कि नारीवाद के समर्थक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। 7 पॉइंट है अपना, स्त्रियों एक उत्पीड़ित वर्ग है। ज़्यादातर नारीवादियों का मानना है कि स्त्रियां एक उत्पीड़ित वर्ग में आती हैं। जैसे हमें आरक्षण मिला SC ST को, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी अलग से क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इससे समाज में क्या होगी, दुर्व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें नारियों को मतलब लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जिससे वो शैक्षिक रूप से सक्षम हो जाएं और कोई भी व्यवसाय नौकरी कर लेंगी तो उससे वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी। और जब वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो उत्पीड़ित वर्ग में नहीं आएंगी, बल्कि एक समाज की नई विचारधारा के साथ में अपना विचार प्रस्तुत करेंगी। तो नारीवादियों का मानना है कि स्त्री समाज उत्पीड़ित वर्ग में आती है तथा लगभग सभी समाज में वे शोषण का शिकार होती हैं। ठीक है, जहाँ भी वो जाती हैं, चाहे कहीं व्यवसाय करने जाएं, चाहे नौकरी करने जाएं, चाहे किसी भी जगह जाएं, क्योंकि वो इतनी सक्षम नहीं होती कि अपनी विचारधारा को सामने प्रस्तुत कर सकें, इसलिए वो शोषण का शिकार होती हैं। वेतन के रूप में भी उनको कम वेतन दिया जाता है। परंपरागत रूप में पैतृक संपत्ति में उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी जगह उनको अधिकार प्रदान किया गया है। कोर्ट न्यायालय ने भी उन्हें ये अधिकार प्रदान किया गया है। वे पुरुषों को से पीछे भी थी, वे संपत्ति की मालिक भी नहीं बन सकती थी और ना ही नौकरी करके अपना स्वनिर्भर बन सकती थी। पहले ये स्थिति थी कि वो ना तो संपत्ति की मालिक बन सकती थी, ना ही नौकरी कर सकती थी, ना स्वनिर्भर बन सकती थी। इसलिए आज भी अधिकांश स्त्रियां परंपरागत कार्यों जैसे घर का कामकाज करना, बच्चा पैदा करना तथा उनका लालन पालन पोषण करना तथा घर के सभी की सेवा करना आदि कार्यों में व्यस्त रहती हैं। ये पुराने समय में था, लेकिन आज समय बदल गया है। आज वो न तो बच्चों का लालन पालन पोषण पर ज़्यादा ध्यान देती हैं और ना ही कामकाज पर, घर के काम पे लगी रहती हैं।
बल्कि अपना आत्मनिर्भर होने के गुण को और अपने व्यवसाय को चलाती हैं। अधिकांश स्त्रियां आज भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती हैं, लेकिन ये विचारधारा बदल चुकी है और स्त्रियां अपने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। 8वां पॉइंट है स्त्रियों की लैंगिक प्रा, प्राणी नहीं मानव है। देखिए, नारीवादियों का मानना था कि स्त्रियां केवल लैंगिक प्राणी ही नहीं बल्कि मानव भी हैं। स्त्रियों को केवल माता, पत्नी, बहन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यानी जब लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले माता पिता के पास में रहती है, उसके बाद में पति के पास में, फिर उसके बाद में बेटे के पास में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इन्हें एक सामान्य इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। मानवीयता का भाव होना चाहिए सभी लोगों में। नारीवादियों का विचार है कि स्त्रियों भी पुरुषों के समान योग्यता, बुद्धि रखती हैं। जब वह मानव हैं तो वह योग्यता व बुद्धि दोनों रखती हैं। आज बहुत जगह आपने देखा होगा, बड़े बड़े पोस्ट पर लड़कियां ही सबसे ज़्यादा हैं और वह पूरा वर्क करती हैं, पूरी भावना से वर्क करती हैं तथा वे सभी कार्यों को करने में सक्षम हैं कि नहीं है? ठीक है, जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों की अधीनता स्त्रियों को इसलिए स्वीकार करनी पड़ती है कि उन्हें पुरुषों के समान विकास के अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में कोएड कॉलेज की जगह गर्ल्स कॉलेज भी खोले गए हैं। गर्ल्स कॉलेज के अलावा गर्ल्स स्कूल्स भी खोले गए हैं, गर्ल्स छात्रावास भी रखे गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का इसमें हमने रखा गया है। अगला पॉइंट है 9th, स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। नारीवादियों की मान्यता है कि परंपरावादी विचारधारा के अनुसार स्त्रियों को घर में ही कामकाज करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना तथा उनका लालन पालन पोषण करना आदि किए जाने को विरुद्ध है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियों को अब परंपरावादी स्वरूप से हटकर एक नया स्वरूप आ गया है, जिसमें वह अपना रोजगार स्थापित कर रही हैं और अपने घर खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं। स्त्रियों की यह भी भूमिका देवीय न होकर पुरुषों द्वारा बनाई गई है। ये जो भूमिका बनाई गई है, ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये देवीय यानी कोई देव देवताओं द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि पुरुष समाज के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे हम देखते हैं कि देव सो जाते हैं, विवाह नहीं होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो देवता कभी सोते हैं क्या? कभी नहीं सोते, क्योंकि सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में अगर कोई सो जाएगा तो वो हमेशा के लिए सो जाएगा। इसलिए ये कहना अनुचित होगा कि देवीय शक्ति के कारण इनका लालन पालन पोषण महिला ही करेगी। ये पुरुषों द्वारा बनाई गई एक नीतियाँ हैं। इस प्रकार स्त्रियों जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक उसकी भूमिका में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हम अगर बात करें कि स्त्रियां अगर स्वतंत्र नहीं होंगी, उनको रोज़गार स्थापित करने को नहीं दिया जाएगा, उनको रोज़गार नहीं दिया जाएगा, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि समाज में उनकी कोई भूमिका है। तो समाज में अगर हमें उनकी भूमिका लानी है तो स्त्रियों को स्वतंत्र पढ़ने का अधिकार, रोज़गार स्थापित करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार उन्हें देने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका एक पति एक पत्नी विवाह का विरोध। नारीवादियों विचारकों का मानना है कि पति एक पत्नी विवाह की प्रथा विरुद्ध है। उनका मानना है कि इस प्रथा के अंतर्गत स्त्री अपने पति की दासी बनकर रह जाती है तथा अपनी सारी उम्र अपने पति की सेवा, बच्चों के लालन पालन पोषण पर व अन्य कामों में करने में व्यतीत कर देती है। इसलिए स्त्रियों को इस दास्ता प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रथा का अंत करना होगा। तो देखिए, आज
पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी हद तक बदल चुकी है। अब अगर शादियां होती हैं तो वह इंडिपेंडेंट होती हैं, खुद के बल पर होती हैं, लालन पालन पोषण सभी उनमें सबका सहयोग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रथा का हमने क्या कर दिया है, विरोध कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद।